अंकित चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये लेक्चर सीरीज़ मैंने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को फोकस करके बनाई है, बट ये लेक्चर्स आपको जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी का है उसे सबसे सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे लंबे समय तक ये आपकी मेमोरी में रहे। एक बहुत बड़ा इश्यूज़ जो और वीडियोस में मैंने देखा है वो ये है कि कॉन्सेप्ट समझाए तो जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैनर में, तो लंबे समय तक हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत सिंपल वे में आपको ये थ्योरीज समझा पाऊँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो भाई साहब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर और ये थ्योरी इन्होंने ही दी थी 1912 में। इस थ्योरी को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि हम दो वर्ड्स के मतलब को समझें। पहला वर्ड है कॉन्टिनेंट और दूसरा वर्ड है ड्रिफ्ट। अगर हम इन दोनों वर्ड के मतलब को समझ लेंगे तो इस थ्योरी का जस्ट जो है, इसका बेसिक आइडिया जो है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों वर्ड्स के मतलब को समझते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से आप क्या समझते हैं? कॉन्टिनेंट की कोई भी एक साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट कन्वेंशनली, पारंपरिक तौर पे, ट्रेडिशनली कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अर्थ की सरफेस पे बड़े बड़े लैंड के पीसेस, बड़े बड़े लैंड के चंक्स जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हों और ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हों। जैसे इस इमेज में देखिए, ये बड़े बड़े आपको लैंड के पीसेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो कलर्ड में है ये लैंड के बड़े बड़े पीसेस हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। और इस कन्वेंशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अर्थ की सरफेस पे हमें 7 कॉन्टिनेंट मिलते हैं। कौन से 7 कॉन्टिनेंट है वो? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो आई होप कॉन्टिनेंट्स का मतलब आपको क्लियर है। जो सेकंड वर्ड है जिसका मतलब हमें समझना है वो है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट से हम क्या समझते हैं? अगर मैं सबसे सिंपल वे में समझाऊं तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हम उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। तो अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और अब आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। मतलब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप इस इमेज में देखेंगे, यहाँ देखो, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, तो ये कॉन्टिनेंट देखो टूट रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और यही ये थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करती है। इस इमेज में देखिए, ये कॉन्टिनेंट जो है टूटेंगे और दूर जाएंगे। और एल्फ्रेड वेगनर आ गए, वो सोचने लगे कि ये कॉन्टिनेंट्स क्यों टूटे हैं और एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी है 1912 में। The basic idea is that continents were not located at their present location. They have drifted over geological time to reach their present location. मतलब continents हमेशा से अपनी present location पे नहीं थे। मतलब एशिया हमेशा से यहाँ नहीं मौजूद था, अफ्रीका हमेशा से इस लोकेशन पे नहीं था, साउथ अमेरिका यहाँ नहीं था। ये कॉन्टिनेंट्स कहीं और थे और वहाँ से धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए, मूव करते हुए ये अपनी प्रेजेंट लोकेशन तक पहुँचे हैं और अभी भी ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमेशा ये यहाँ नहीं रहने वाले। ये इस थ्योरी का बेसिक आइडिया है। तो ये थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड वेगनर ने। और कौन से ईयर में? 1912। आपसे कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है तो उसका सिर्फ एक आंसर होने वाला है, वो है एल्फ्रेड वेगनर इन द ईयर 1912। बट ये एल्फ्रेड वेगनर का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। सबसे पहले ये बात स्पेक्यूलेट की थी अब्राहम ऑर्टिलियस ने 1596 में। जी हाँ,
अब्राहम ऑर्टिलियस वो फर्स्ट इंडिविजुअल है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेक्यूलेट किया। स्पेक्यूलेट करने का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाया। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहे हैं। हालांकि ये जो टर्म है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये आगे चल के एल्फ्रेड वेगनर ने ही कॉइन किया, एल्फ्रेड वेगनर ने ही दिया है, बट सबसे पहले ये अंदाज़ा या सबसे पहले स्पेक्यूलेट किया था अब्राहम ऑर्टिलियस ने 1596 में। अब्राहम ऑर्टिलियस का भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में वो मेंशन किया, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नाम दे दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसने बात सोची थी, वो थे अब्राहम ऑर्टिलियस 1596। बट इस थ्योरी का जो क्रेडिट दिया जाता है और ये जो नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये किसने दिया है, ये दिया है एल्फ्रेड वेगनर ने। कौन से वाले ईयर में, 1912 में। अब देखो अब्राहम ऑर्टिलियस ने जो बात कही या स्पेक्यूलेट किया कि कॉन्टिनेंट्स हमारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये किसी एविडेंस के बेसिस पे तो कहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन अब्राहम ऑर्टिलियस सपने से जागे और उन्होंने कहा कि हाँ भाई कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सपना आया है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो कोई ना कोई एविडेंस तो होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बात बोली। और हाँ, एक ऐसा एविडेंस है और आगे चल के एल्फ्रेड वेगनर ने उस एविडेंस को अपनी थ्योरी में यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि अब्राहम ऑर्टिलियस ने बस आउट ऑफ द ब्लू ये बोल दिया था कि नहीं भाई कॉन्टिनेंट्स तो टूट के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। There was a certain evidence based on which Abraham Ortelius speculated this, and later Alfred Wegener also used this evidence in support of his theory. अब वो evidence क्या है? अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, इसे नोटिस करना, ये साउथ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है ये वाला, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वेस्टर्न कोस्ट है। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को पास लेकर आते हो तो आपको दिखाई देगा कि साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट जो है वो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में एक जिगसॉ पजल की तरह फिट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट इमेज में, देखो ये रहा, ये है साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका, और अब तो ये दूर चले गए। अब जब ये पास आएंगे तो देखो जिगसॉ पजल की तरह ये फिट हो गया इसमें। और इसी के बेसिस पे अब्राहम ऑर्टिलियस ने स्पेक्यूलेट किया था कि हो सकता है साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए हों और धीरे धीरे ये टूट के एक दूसरे से दूर गए हो। हालांकि इसके पीछे जो उन्होंने फोर्स बताई थी वो आज की डेट में बहुत ही चाइल्डिश लगेगा आपको। उन्होंने कहा था कि अर्थक्वेक और फ्लड्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स टूटे हैं। हमें पता है, आज की डेट में हमें ये बात पता है कि अर्थक्वेक्स और फ्लड्स जो होती हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी के एंड की, 1596 की, जब अब्राहम ऑर्टिलियस ने ये बात स्पेक्यूलेट की थी। तो उस टाइम जो उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया था वो बहुत आज की डेट में हमें वेग लगता है, बट हाँ उनकी ये बात कहीं ना कहीं ठीक थी कि ये कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े रहे होंगे और धीरे धीरे करके ये टूट के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया आई होप क्लियर होगा। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए ये थ्योरी किसने दी है तो उसका एक ही आंसर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो है एल्फ्रेड वेगनर इन द ईयर 1912। आगे बढ़ते हैं। अब एल्फ्रेड वेगनर की ये जो थ्योरी है इसके पीछे एल्फ्रेड वेगनर का मोटिव क्या था, एल्फ्रेड वेगनर ने क्यों ये थ्योरी दी? भाई कोई तो रीज़न रहा होगा कि एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी डेवलप की। सबसे पहली बात तो ये, एल्फ्रेड वेगनर इनिशियली इस थ्योरी पे काम नहीं कर रहे थे, ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन दिस थ्योरी। एल्फ्रेड वेगनर वॉज अ मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट का मतलब होता है क्लाइमेट को पढ़ने वाले जोग्राफर। सो ही वॉज अ जोग्राफर, बट वो बेसिकली क्लाइमेट को स्टडी कर रहे थे, और क्लाइमेट में भी वो एक बहुत स्पेशल चीज़ को स्टडी कर रहे थे, दैट इज पेलियो क्लाइमेटिक वेरिएशंस। नाउ व्हाट इज पेलियो क्लाइमेटिक वेरिएशंस? पेलियो क्लाइमेट का मतलब होता है क्लाइमेट इन द पास्ट, कि अर्थ पे आज से लाख साल पहले या करोड़ साल पहले कैसा क्लाइमेट रहा होगा और धीरे धीरे करके उस क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या वेरिएशंस आई हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर वाज बेसिकली स्टडिंग पेलियोक्लाइमेटिक वेरिएशन, एंड व्हाइल स्टडिंग दीज पेलियोक्लाइमेटिक वेरिएशंस ही केम अक्रॉस एन एविडेंस। उनके सामने एक साक्ष्य, एक एविडेंस आया जिसकी वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हुए कि हो सकता है कॉन्टिनेंट्स जो हैं पहले जहां अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे यहाँ नहीं रहे हों और ये कहीं और सिचुएटेड हों और धीरे धीरे करके मूव करके यहाँ तक आए हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। सो ही वॉज अ मीटियोरोलॉजिस्ट एंड वाइल स्टडिंग क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ही came across evidences that supported what he termed as continental drift। तो ये टर्म किसने दिया है? एल्फ्रेड वेगनर ने। Now what was that evidence? ऐसा क्या था जिसके बेसिस पे
उन्होंने ये स्पेक्यूलेट किया या उन्होंने भी ये कहा कि नहीं भाई, कॉन्टिनेंट्स जो है हमेशा से अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे नहीं थे और धीरे धीरे करके मूव करते हुए इस लोकेशन पे पहुंचे हैं जहां पे आज वो हैं। तो वो जो एविडेंस था वो था कोल। बहुत बड़े अमाउंट में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में कोयला मिला, और इसके बारे में आप अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की भी एक लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगा, तब हम देखेंगे। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये बताया जाता है कि वहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में कोल मिला। ऐसे ही जर्मनी ने जब ग्रो किया, या जर्मनी ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जर्मनी में भी बहुत बड़े अमाउंट में कोल मिला। तो कोयला जो है उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टीम इंजन का ज़माना था वो, और स्टीम जनरेट करने के लिए आपको कोल की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इस वजह से वो कोल जो है वो इंपॉर्टेंट था। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में बहुत बड़े अमाउंट में कोल मिला, बट अगर कहीं कोल मिल रहा है तो वो एक एविडेंस कैसे हो जाता है, या उसकी वजह से एल्फ्रेड वेगनर क्यों ये सोचेंगे कि भाई ये कॉन्टिनेंट यहाँ नहीं था, ये कॉन्टिनेंट कहीं और था और यहाँ पे पहुँचा है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये पता है कोल कैसे बनता है, कोयला बनता कैसे है? जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ। कोल बनता है वेजिटेशन से। व्हाट डू वी मीन बाय वेजिटेशन? प्लांट्स एंड ट्रीज, इन्हें हम वेजिटेशन बोलते हैं कलेक्टिवली। तो जब पेड़ पौधे, प्लांट्स एंड ट्रीज, जब ये मर जाते हैं और दीज प्लांट्स एंड ट्रीज दे बरी डीप विद इन द अर्थ, जब ये अर्थ के नीचे की तरफ दब जाते हैं, तो अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर धीरे धीरे करके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल। तो कोयला जो बनता है वो बना किससे? प्लांट्स और ट्रीज से। जब ये मर जाएंगे तो अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम कंडीशंस, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल। तो मतलब कोयले के लिए सबसे पहले उस जगह वेजिटेशन होना ज़रूरी है, और अगर कहीं बहुत बड़े अमाउंट में आपको वेजिटेशन मिलेगी तभी तो वहाँ पे बड़े अमाउंट में आपको कोयला मिलेगा, क्योंकि भाई जब बहुत सारे पेड़ पौधे मरेंगे एक साथ तभी वो धीरे धीरे करके कई लाख, कई करोड़ साल बाद वहाँ पे कोयला बनेगा। तो जो प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट है कोयला बनने के लिए वो है वेजिटेशन बहुत मिलनी चाहिए। अब वेजिटेशन कहाँ मिलेगी? वेजिटेशन या पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। पहला फैक्टर होता है हमारा कि धूप मिलनी चाहिए। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि वहाँ पे पानी होना चाहिए। सो सनलाइट एंड वाटर, these are the primary requirements for the growth of plants and trees। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपको धूप मिलती है या सनलाइट मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है इस शेडेड पोर्शन में। यहाँ देखो, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा सनलाइट यहाँ मिलती है। इस रीजन को, ये जो शेडेड पोर्शन है पिंक कलर में आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो आपको सनलाइट मिलती है वो इस जोन में मिलेगी, इस कलर्ड जोन में मिलेगी। जितना आप इससे दूर चले जाएंगे, जितना आप इस जोन से बाहर निकल के दूर चले जाएंगे, जो क्लाइमेट है वो ठंडा होने लग जाएगा। और इस पिंक कलर के बाहर जब आप निकलते हैं, ये जो आपको रीजन दिख रहा है इस ब्लू लाइन तक, ये सारा रीजन कहलाता है आपका टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन जो होते हैं ये ठंडे इलाके होते हैं। और जब आप इस ब्लू लाइन के भी बियॉन्ड चले जाएंगे, इसके भी पार चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो वो आ जाता है आपका फ्रिजिड जोन। ये जो फ्रिजिड जोन है ये सबसे ज़्यादा ठंडे रीजन्स हैं पूरी दुनिया के। यहाँ पे 12 महीने आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। देखो ये है ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे 12 महीने आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो जितना आप इस शेडेड पोर्शन से दूर जा रहे हैं उतना ठंड बढ़ती चली जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपको सनलाइट मिले और वाटर मिले। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इनफैक्ट डेली बारिश होती है वो होती है इक्वेटर के आसपास। ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। तो अर्थ के बीच में से, सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। इस इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है जिसे हम कहते हैं इक्विटोरियल रीजन,
अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ेंगे, तब जाके हम इस क्लाइमेट को समझेंगे या तब जाके हम इन क्लाइमेटिक रीजन्स को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इनके नाम ध्यान रखो और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया जो मैं दे रहा हूँ वो समझ लो। तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो भी यहीं देखने को मिलती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेजिटेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी इक्वेटर के आसपास के इलाके में, जिसे हम इक्वेटोरियल रीजन कह सकते हैं, या उससे थोड़ा दूर जाके जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमें सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी थ्रू आउट द ईयर और सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इतनी बात क्लियर है। तो जब वेजिटेशन यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है तो इसका मतलब कोल भी इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा मिलना चाहिए हमें। बट मैंने आपसे कहा कि अल्फ्रेड वेगनर को कहाँ मिला कोयला बड़े अमाउंट में, वो मिला इंग्लैंड में, ये रहा इंग्लैंड। वो मिला आपको फ्रांस में, ये रहा फ्रांस। और वो मिला जर्मनी में, ये रहा जर्मनी। तो बड़े अमाउंट में जहाँ उन्हें कोयला मिला वो रीजन्स तो पड़ रहे हैं टेम्परेट जोन में, और टेम्परेट जोन तो ठंडा इलाका है, और जितना ठंडा इलाका होगा वहाँ पे वेजिटेशन उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे कोयला कैसे मिल गया, अब आपको ये समझ में आया होगा। तो जब ये एविडेंस उन्हें मिला, जब उन्हें कोल मिला इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में, तो वो ये सोचने पे मजबूर हुए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोयला इन एरियाज में तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये तो ठंडे एरियाज है और ठंडे एरियाज में वेजिटेशन तो होती नहीं है, और जब वेजिटेशन नहीं होगी बड़े अमाउंट में तो फिर कोयला कैसे बनेगा। सो दिस वाज द प्राइमरी एविडेंस बिकॉज ऑफ विच एल्फ्रेड वेगनर was made to think कि यहाँ पे कोयला क्यों मिल रहा है, and based on this evidence he started working on this theory of continental drift. So coal deposits in England, France and Germany, this was that basic evidence. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब उनको वहाँ कोयला मिल गया तब एल्फ्रेड वेगनर ने दो डायरेक्शंस में सोचना शुरू किया। उन्होंने दो हाइपोथेसिस फॉर्म की। हाइपोथेसिस मतलब अभी सिर्फ वो एक आइडिया सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली उन्होंने दो डायरेक्शंस में सोचना शुरू किया। पहली डायरेक्शन क्या थी, एल्फ्रेड वेगनर ने सोचा कि हो सकता है कॉन्टिनेंट्स तो जहां हैं वहीं के वहीं रहे हों थ्रू आउट द हिस्ट्री, कि कॉन्टिनेंट्स तो कहीं नहीं गए। हाँ, क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं हो सकता है ये शिफ्ट हो जाएं, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन जो है हो सकता है ये हमेशा से यहाँ ना रहा हो, ये यहाँ हो, और ये जो टेम्परेट रीजन है वो कहीं यहाँ नीचे की तरफ हो जहाँ पे आज की डेट में आपको ट्रॉपिकल जोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहला हाइपोथेसिस था, ये पहली डायरेक्शन थी जिस तरफ उन्होंने सोचना शुरू किया। बट इस हाइपोथेसिस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और एल्फ्रेड वेगनर को वो फ्लॉ पता था। उन्हें पता था इस हाइपोथेसिस में एक बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से एल्फ्रेड वेगनर ने इस हाइपोथेसिस पे आगे नहीं सोचा, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को डेवलप नहीं किया। वो फ्लॉ है क्या, आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज सबसे गर्म एरियाज क्यों हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर पूरे साल सन का जो मूवमेंट है वो इस लाइन से बाहर नहीं होता और इस वाली लाइन से नीचे की तरफ नहीं होता। मतलब थ्रू आउट द ईयर सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर नहीं जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी बाहर नहीं जाएगा, वो पूरे साल इसी बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। और सन की रेज जितना स्ट्रेट अर्थ के ऊपर पड़ती है उतना ही ज़्यादा उन रेज के अंदर एनर्जी होती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो हीट मिलेगी वो इन एरियाज को ही मिलेगी। अब अगर आप चाहते हो कि ट्रॉपिकल एरियाज यहाँ कहीं हो जहाँ पे आज की डेट में इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो उसके लिए सन को यहाँ से उठ के यहाँ जाना पड़ेगा। बट वो नहीं होता है, हमें पता है सन तो स्टेशनरी है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये जो पहला हाइपोथेसिस है इसमें ये फ्लॉ है कि अगर ये बात ठीक है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन्स कहीं यहाँ नॉर्थ में रहे होंगे और ये टेम्परेट रीजन कहीं नीचे की तरफ रहा होगा, तो उसके लिए सन को मूव कराना पड़ेगा यहाँ से यहाँ की तरफ। और हमें पता है सन तो कहीं नहीं जाने वाला। सन का जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो ऊपर की तरफ आपको ये लाइन दिख रही है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी वाले लेक्चर में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो बस, ये जो शेडेड पोर्शन है सन कभी भी इसके बाहर नहीं जाता, मतलब ट्रॉपिक्स के बाहर सन का मूवमेंट नहीं होगा। और इसी वजह से जो हीट मिलती है थ्रू आउट द ईयर वो इस एरिया को ही ज़्यादा मिलती है। तो मतलब
पहला वाला हाइपोथेसिस तो गलत है, क्योंकि उसके लिए मूवमेंट किसका चाहिए, सन का चाहिए, और सन तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो अपनी लोकेशन पे बैठा हुआ है। तो इसी वजह से एल्फ्रेड वेगनर ने ये जो पहला हाइपोथेसिस है इसको नेगेट कर दिया। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को आगे डेवलप नहीं किया। जो दूसरी डायरेक्शन या दूसरा हाइपोथेसिस जो है जिस पे उन्होंने सोचा वो ये था कि अगर क्लाइमेटिक जोन्स चेंज नहीं हुए, मतलब कि भाई ट्रॉपिक्स हमेशा यहीं रहे हैं और टेम्परेट रीजन हमेशा से यहीं रहा है, तो उन्होंने ये सोचा फिर ये हो सकता है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये मूव किए हों। मतलब आज की डेट में यूरोप जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, हो सकता है हमेशा से यूरोप इस रीजन में ना रहा हो सकता है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ये यहाँ ट्रॉपिकल एरियाज में रहे हों, और धीरे धीरे ट्रॉपिक से मूव करते करते ये नॉर्थवर्ड या ऊपर की तरफ यहाँ कहीं शिफ्ट हुए हों। ये हाइपोथेसिस उन्हें ज़्यादा रेलिवेंट लगा, ज़्यादा प्लॉजिबल लगा। इसके चांसेस उन्हें ज़्यादा लगे कि हाँ, हो सकता है कॉन्टिनेंट्स ने मूव किया और धीरे धीरे करके मूव करते हुए वो अपनी प्रेजेंट लोकेशन तक पहुँच गए। और इसी वजह से उन्होंने पहले वाले हाइपोथेसिस को नकार दिया, नेगेट कर दिया, और उन्होंने अपने सेकंड हाइपोथेसिस पे काम करना शुरू किया कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये मूव किए हैं और आज की डेट में भी मूव करते चले जा रहे हैं। ये उनका बेसिक हाइपोथेसिस था। अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं कि थ्योरी में उन्होंने बोला क्या। एल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि आज से कई लाख साल पहले, लगभग आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो, 220 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट रहा होगा जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और इस पेंजिया कॉन्टिनेंट को सराउंड किया है पेंथलासा ने। पेंथलासा क्या है, ओशन को वो कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस इमेज में, ये पूरा एक यूनाइटेड कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है पेंजिया, और ये जो वाटर बॉडी सराउंड कर रही है इसे, ये जो पानी है जिसने चारों तरफ से इसे घेरा हुआ है, इसको उन्होंने नाम दिया पेंथलासा। तो उनका ये कहना था कि आज से लगभग 220-225 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ओशन हुआ करता था, एक सिंगल ओशन जिसने उस कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेर रखा था, उसका नाम था पेंथलासा। तो पेंजिया कॉन्टिनेंट हो गया और पेंथलासा हो गया हमारा ओशन। लगभग आज से 200 या 220 मिलियन ईयर्स एगो ये जो कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम कह रहे हैं पेंजिया, ये टूटना शुरू हुआ। यहां देखिएगा ये टूट रहा है। तो ये दो पार्ट्स में टूटा, दो बड़े भागों में ये टूटा। नॉर्थ वाला जो आपको दिख रहा है वो है लॉरेशिया, और ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है ये है गोंडवाना लैंड। तो लगभग 200-220 मिलियन साल पहले, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप ये मान लो लगभग 200-220 मिलियन ईयर्स एगो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक था आपका लॉरेशिया और दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड। आज की डेट में जो नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड हो गया, पूरा का पूरा आपका यूरोप और एशिया को मिला के कंबाइन रूप से हम बोलते हैं यूरेशिया। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सारा पहले लॉरेशिया हुआ करता था, और लॉरेशिया टूट के इन कॉन्टिनेंट्स में बटा है। नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, यूरोप और एशिया हो गया। इस इमेज में देखना, ये रहा आपका लॉरेशिया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इस लाइन के लेफ्ट की तरफ, यहाँ जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है आपका यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया को कंबाइन रूप से हम बोलते हैं यूरेशिया। यहाँ देखो, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका यूरोप और एशिया का रीजन। इसमें हम इंडिया का जो लैंडमास है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इंडिया का लैंडमास धीरे धीरे करके मूव किया है और एशिया के साथ आके मर्ज किया है, जुड़ गया है, ठीक है। तो इंडिया का जो लैंडमास हुआ करता था वो बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और गोंडवाना लैंड जब टूटा तो इंडिया का जो लैंडमास है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है और धीरे धीरे करके आके वो टकराता है किससे, एशिया के पार्ट से। आज की डेट में जहाँ पे आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं ये वही रीजन है जहाँ पे इंडिया का लैंडमास जो है वो एशिया के साथ आके जुड़ा था, मर्ज किया था। तो गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। यहाँ देखो, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ये रहा आपका अफ्रीका, ये रहा इंडिया का लैंडमास, ये रहा एंटार्क्टिक और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया।
तो धीरे धीरे करके ये मूवमेंट हुआ और ये देखो इंडिया ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ ये गया और यहाँ आके एशिया में मर्ज हो गया। तो जहाँ आज की डेट में हमें हिमालयाज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आके इंडिया जो है वो एशिया के साथ मर्ज कर गया है। तो आई होप इतना क्लियर है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था लगभग 220 मिलियन ईयर्स एगो, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। एक वाटर बॉडी थी जिसने उस सुपर कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ था, उसको हमने नाम दिया पेंथलासा। लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, ये टूटना शुरू करता है और ये दो बड़े पार्ट्स में टूटता है। पहला पार्ट था आपका कौन सा, लॉरेशिया, दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया फिर फर्दर ब्रेक करता है, वो और टूटता है। वो किस किस में टूटा आपका, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया हो गया यूरेशिया। जो आपका गोंडवाना लैंड है वो किस किस में टूटता है, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंटार्क्टिका हो गया और इंडिया का लैंड मास जो है। और इंडिया धीरे धीरे करके नॉर्थ की तरफ मूव करता है और आके किससे टकराता है, एशिया से। और जहाँ पे वो टकराया था एशिया से, वहाँ पे आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है टेथिस सी। जब ये पेंजिया दो बड़े पार्ट्स में टूटा, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो देखो जब ये टूटेगा तो पानी जो है वो बीच में आ जाएगा, इनके यहाँ बीच में आ जाएगा। तो जब ये दो बड़े लैंड मासेस में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, तो बीच में जो पानी की, जो बीच में पानी आ गया और जो वाटर बॉडी बनी, उसको हमने नाम दिया टेथिस सी। तो पहले पेंथलासा था, सिर्फ एक ओशन था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आ गया हमारे पास, वो है आपकी टेथिस सी। ये टेथिस सी किस लिए बनी, जब हमारा पेंजिया दो बड़े पार्ट्स में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो इनके बीच में जो पानी आ गया उस सी को हमने नाम दिया है आपका टेथिस सी। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा। इसके आगे अभी बची है ये थ्योरी, आगे हमें और डिस्कस करना है कि ये जो मूवमेंट हुआ था ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ था, क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन कॉन्टिनेंट्स को तोड़ने के लिए, ये कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न है या क्या एविडेंसेस हैं इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, वो सब हमें भी डिस्कस करना है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है वो क्लियर होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।